Hello students, welcome to your YouTube channel SS Classes of Chemistry। स्टूडेंट्स, हम लोग 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन, केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या फिर केमिस्ट्री में आगे नॉलेज के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप कराते हैं और केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने आपको आना चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हेडिंग देंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस आखिर करते क्यों हैं, है ना। क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है बैलेंस करने की, क्यों जो रिएक्शन है सिंपली वही लिख के क्यों नहीं छोड़ देते हैं उसको। तो इसका रीजन है और इसका आंसर देगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेवोजियर ने दिया है। एंटोनी लेवोजियर। अब एंटोनी लेवोजियर साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोनी लेवोजियर स्टेट्स दैट द मास ऑफ सब्सटेंस नाइदर बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या फिर एंटोनी लेवोजियर स्टेट्स दैट मास ऑफ सब्सटेंस कैन neither be created nor be destroyed in any physical change or chemical change। तो एंटोनी लेवोजियर साहब ने ये बताया कि अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा हो या फिर केमिकल चेंज हो रहा हो, फिजिकल चेंज जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, तो आइस का मास जितना होगा उतना ही मास वाटर का होगा अगर आइस मेल्ट करे तो। ओके, तो मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज है और इसमें आइस का मास और वाटर का मास सेम होगा और ये लॉ से भी उन्होंने बताया। फिर जैसे फिजिकल चेंज में मास चेंज नहीं होता है वैसे ही अगर कोई केमिकल चेंज हो, आपको पता है कि अगर कोई केमिकल चेंज होगा तभी होगा जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में भी किसी सब्सटेंस का मास चेंज नहीं हो सकता है। तो दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास रिएक्टेंट का होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा, ये लॉ कहता है। कौन सा लॉ कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली किसी इक्वेशन मतलब कोई रिएक्शन आप कर रहे हैं तो आप मास को
मतलब मास को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जब हम लोग थ्योरेटिकली उस इक्वेशन को लिखते हैं तो फिर इस चीज को कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो ये जवाब मिला कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का मास चेंज नहीं हो सकता है अगर फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो। ओके, तो द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इट मीन्स द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, आइए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन को पहले एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे आपने एक रिएक्शन कराया और रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, पता है आपको वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन वाटर इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे अगर हम लोग मास चेक करें तो हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है मतलब हाइड्रोजन का मास 2 कैसे आया, क्योंकि हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 एटम है तो 1 × 2 इक्वल टू 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 एटम है तो 16 × 2 यानी 32 ग्राम। अभी हम लोग ग्राम में लेके कर रहे हैं तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34 ग्राम। ओके, और यहाँ वाटर का मास देखेंगे तो 1 × 2 + 16 इक्वल टू 18 ग्राम। ओके, तो सर आपने बोला था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के, लेकिन यहां तो इक्वल ही नहीं है। ओके, तो यहां इक्वल नहीं है। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सामने जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है। अगर कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। इसको हम लोग बोलेंगे स्केलेटन इक्वेशन। मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। तो फिर हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, है ना। तो अगर आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं तो ध्यान से देखना, यहां पे हाइड्रोजन का एटम है 2 तो यहां भी हाइड्रोजन का एटम है 2। सबसे पहले अगर आप बैलेंस करने जा रहे हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइज में पार्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स को देखेंगे, मतलब पार्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम है 2, यहां भी हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम है 2 और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम है 2 लेकिन यहां ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम है 1। इसका मतलब हम लोगों को बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। तो फिर ऑक्सीजन को 2 कैसे करें, तो रिएक्शन लिखेंगे, फिर से इस इक्वेशन को लिखेंगे H2 + O2 मिलके बना दिया H2O। तो अगर हम लोग को ऑक्सीजन को भी 2 करना है तो क्या यहां पे 2 दे दें? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब ये वाटर का फॉर्मूला नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। लेकिन आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के क्या बनाया है? तो हम लोगों ने बनाया है वाटर। तो इसलिए यहां पे 2 नहीं लगाएंगे। ओके, तो जब 2 नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे बैलेंस करें ऑक्सीजन को? तो एक चीज का आपको राइट है और वो राइट है कि आप H2O के पहले कोई भी नंबर लगा सकते हैं। तो H2O के पहले अगर हम लोग 2 लगा दें तो देखना ऑक्सीजन 2 हो गया। तो जब ऑक्सीजन 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन का 2 × 2 4, 4 एटम हो गया, तो इसलिए हाइड्रोजन के पहले भी लगाना पड़ेगा 2 और ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखना ध्यान से, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है? आइए चेक करते हैं। तो 1 × 4 = 4 ग्राम, 16 × 2 = 32 ग्राम
और ये रिएक्टेंट का मास हो गया 32 और 4 36 ग्राम। ओके, और H2O का मास देखते हैं तो H2O का मास हम लोग 18 कैलकुलेट कर चुके थे और 2 मॉलिक्यूल का चाहिए तो 18 इंटू 2 इक्वल टू कितना, तो 36 ग्राम। देखो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो गया। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई किया या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया। एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां आपने H2 के आगे 2 लगाया है और O2 के आगे कुछ नहीं लगाया है, इसका मतलब 1 है, अंडरस्टैंडिंग है ये। और H2O के आगे भी 2 है और इनको हम लोग बोलते हैं, यहां पे लिख देते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे इनको, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो वो नंबर जो हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं या फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पहले नंबर लगा होता है उसको हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। और विदाउट स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम लोग स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार तो वो नंबर जो किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे H2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। O2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। और H2O का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो 2। समझ में आई बात? चलिए, तो हम लोग बैलेंस किए इस इक्वेशन को बहुत ही आसान तरीके से। आइए कुछ और इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं और एक एक करके सीखेंगे कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब देखना ध्यान से भाई, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कार्बन का एटम कितना है, फर्स्ट स्टेप में आपको वही करना है। पहला स्टेप 1, अगर किसी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करने जा रहे हैं तो स्टेप 1 में आपको ये करना है कि नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो यहां पे कार्बन का एटम 1 है और ऑक्सीजन का एटम 2 है। और प्रोडक्ट साइड में भी देखेंगे तो कार्बन का एटम 1 है और ऑक्सीजन का एटम 2 है, यानी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो हम लोग लिख लेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि अगर सोडियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, व्हेन सोडियम बर्न्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। या फिर ये बोल दीजिए कि व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब इस इक्वेशन को देखना जरा ध्यान से। इस इक्वेशन में सोडियम का नंबर है 1, इधर है 2। ओके, सोडियम का नंबर है 1 लेकिन इधर है 2 और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम है 2 लेकिन इधर है 1। तो अगर सोडियम को बैलेंस करना होगा तो आसानी से यहां पे 2 लगा के बैलेंस कर देंगे, लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं होगा। फिर ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें, तो सबसे पहले आपको Na2O के पहले लगाना होगा 2। इस तरीके से आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन 2, इधर भी हो गया 2। ओके, जो नंबर होता है ना वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑक्सीजन 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2। अब सोडियम का नंबर ऑफ एटम तो 2 2 जा 4 हो गया, इसलिए सोडियम के पहले हम लोग लगाएंगे 4। देखो भाई बैलेंस हो गया। ओके, तो हम लोग इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना देगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। जनरली हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई ऑड नंबर होता है ना उसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं तो इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो जाता है। क्या मतलब है भाई, जैसे एल्युमिनियम का एटम 1, एल्युमिनियम का एटम 2, एल्युमिनियम का एटम 2, ऑक्सीजन का एटम 2, ऑक्सीजन का एटम 3।
तो यहां पे ऑक्सीजन जो है ना ऑड नंबर में है, तो इसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे भाई? 2, तो ऑक्सीजन हो गया 6, तो यहां पे लगा देंगे 3। एल्युमिनियम हो गया 4, तो यहां पे 4, बैलेंस हो गया। इस तरीके से एल्युमिनियम ऑक्सीजन रिएक्शन करके बना दिया Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो दो बातें, सबसे पहले हम ये बोले कि रिएक्टेंट के साइड का नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट के साइड के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है। ओके, सेकंड ये बोले कि जनरली ऑड नंबर को इवन नंबर में कन्वर्ट कर देना है। यहां भी हम लोगों ने किया था, 1 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया इवन नंबर में, यहां भी किया। ओके, फिर थर्ड देखिएगा, ऐसे ही हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते जाएंगे और कुछ स्टेप्स आते जाएगा जिसको आपको फॉलो करना है। ओके, आइए इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 5। अब ये क्या है? अगर हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराएंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना। तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना। इस इक्वेशन को देखेंगे तो मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम है 1, यहां भी है 1। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम है 1, लेकिन यहां पे है 2। क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम है 1, लेकिन यहां पे है 2। इसका मतलब इसका जस्ट डबल है, तो यहां पे हम लोग 2 लगा देते हैं। बस सिंपल, ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कुछ इक्वेशन को बैलेंस किए। अभी कुछ इक्वेशन को लिखते हैं, आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर बैलेंस करेंगे, उसके बाद वीडियो में आगे आंसर है मैच करेंगे। ओके, तो आइए लिखिए कुछ इक्वेशन। सबसे पहले आप लोग खुद से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, अगर हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे तो बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलेगा बाहर। चलिए सेकंड, अगर हम लोग मीथेन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा बाहर। थर्ड, अगर हम लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो बनेगा अमोनिया गैस। अगर हम लोग आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। 5, अगर हम लोग एल्युमिनियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो बनेगा AlCl3। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और इन सारे इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, उसके बाद मिलाएंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आंसर। किया आपने? ओके, आइए देखते हैं। अब यहां पे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना, तो पोटेशियम 1 1, क्लोरीन 1 1, ऑक्सीजन 3 और यहां पे 2। स्टेप नंबर 2 क्या बताए थे? ऑड को इवन में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए भाई 2, ऑक्सीजन हो गया 6, तो यहां पे 3, लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन भी हो गया 2, तो यहां पे 2 लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में देखना, कार्बन 1 1, हाइड्रोजन 4 2, ऑक्सीजन 2 2 1, दोनों को ऐड करेंगे 3 है। तो ऑक्सीजन यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। स्टेप नंबर 3 याद रखना। अब अगर आप किसी इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा उस एटम को सबसे पहले बैलेंस करें जो कंपाउंड में हो, जो मॉलिक्यूल में हो। तो अकेले वाले में कोई, उसके बाद अकेले वाले को करेंगे, क्योंकि अगर जो मॉलिक्यूल में है आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो अगर उस मॉलिक्यूल में जैसे 2 एटम है तो दोनों का नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? अरे भाई, अगर यहां पे H2O है और यहां पे O2 है
है ना। तो अगर आपको O2 को बैलेंस करना है तो हम लोग H2O में पहले O के आगे 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन का एटम हो गया 4, तो यहां भी लगा देंगे 2, 2 2 जा 4। अब देखो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन का एटम 4, यहां पे 2 2 जा 4। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो अमोनिया बनेगा। तो नाइट्रोजन का एटम है 2, यहां पे 1, हाइड्रोजन का एटम है 2 लेकिन यहां पे 3, फिर ऑड है, इवन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाइड्रोजन हो गया 6 और नाइट्रोजन हो गया 2, तो इस हाइड्रोजन के पहले 3 लगा देंगे। इस तरीके से इस इक्वेशन को भी हम लोग बैलेंस कर लिए। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन देखना, आयरन 1 3, हाइड्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 1, इधर 4। तो ऑक्सीजन का नंबर गड़बड़ है सबसे पहले, तो यहां पे हम लोग लगा देते हैं 4, तो 4 लगाएंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस, आयरन के आगे 3 तो आयरन भी बैलेंस, फिर हाइड्रोजन देखना, अब समझना, इसी चीज को समझा रहे थे पहले कि आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम भी इंक्रीज किया, 4 2 जा 8, तो इसलिए यहां पे लगाना पड़ेगा 4, तो 4 2 जा 8, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एल्युमिनियम 1 1, क्लोरीन 2, यहां पे 3 है तो इसके आगे लगा देंगे 2, 2 लगाएंगे तो एल्युमिनियम का क्लोरीन का एटम हो जाएगा 6, तो यहां पे 3, एल्युमिनियम 2 2, बस सिंपल, बैलेंस हो गया। तो अब आप मैच कीजिए कितना आपका सही हुआ, पांचों का पांचों सही, वेल डन, पांचों सही, तो आपने बैलेंसिंग करना सीख लिया। सिंपल सिंपल सा इक्वेशन, इससे ज़्यादा हार्ड इक्वेशन नहीं आएगा आपके 10th लेवल में बैलेंस करने के लिए। ओके, तो इन सारे इक्वेशंस को बैलेंस करना आप सीखे। आइए फिर से कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंसिंग बहुत ही आसान है ना, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, जैसे मर्जी कर दो, तुम्हारी मर्जी, अपना दिमाग लगाना है और इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आइए कुछ इक्वेशंस होमवर्क के तौर पे आपको दे देते हैं, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगर जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अगर हम लोग सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो NaCl बनेगा और H2O बाहर जाएगा। थर्ड, अगर हम लोग क्या नाम है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तभी भी बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस और यहां पे बाहर निकलेगा H2O। अगर हम लोग क्या नाम है इसका, चलिए मैग्नीशियम का तो देख लिए हैं, कैल्शियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो बनेगा CaSO4, हाइड्रोजन गैस यहां से भी बाहर निकलेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल सा इक्वेशन है आपके सामने, इसको आपको खुद से बैलेंस कर लेना है। ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सिंपल सा था टॉपिक, आज का टॉपिक बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और रेगुलर स्टडी करते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।